लिखो के कविता है बाट जोहती, कागज के आंचल पे टांको तो मोती। लिखो कि अफसाने कब से करहाते, बयां होना चाहे कहानी है रोती। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। अभिव्यक्ति का संसार लेकर मैं हाजिर हूँ साहित्यिकी में। शब्द जो आपको प्रेरित करना चाहते हैं, आपको जीवन के आनंद से जोड़ना चाहते हैं, और इसी आनंद का संसार सचता है साहित्यिकी में हर सप्ताह। तो आइए देख लेते हैं इस सप्ताह साहित्यिकी में कौन से शब्द, कौन से साहित्यकार, कौन सी किताबें आ रही हैं आपको प्रेरित करने के लिए। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब अजय क्रांतिकारी राजगुरु, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। मैं अनंत पथ पर लिखती सस्मित सपनों की बातें, उन्हें कभी ना धो पाएंगी आंसुओं से ये रातें। कभी कभी लेखक साहित्यकार अपने किरदारों के माध्यम से, अपनी कहानियों कविताओं के माध्यम से जो कुछ भी लिख देते हैं, उसे मिटाना समय के वश में भी नहीं होता। उन किरदारों और कहानियों के माध्यम से एक पूरा संसार, एक पूरा युग हम पर खुलता है। और आज जीवन यात्रा में जिस शब्द साधक से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने हमारे सामने नाटकों का सुंदर संसार रचा है, नाटक विधा में नए प्राण फूंके हैं। आइए जीवन यात्रा में मिलते हैं वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री नाटककार श्री दया प्रकाश सिन्हा जी से। जीवन यात्रा में आज आपको मिलवा रहे हैं पद्मश्री नाटककार दया प्रकाश सिन्हा जी से। बहुत बहुत स्वागत है दया प्रकाश सिन्हा जी आपका जीवन यात्रा में। आपका एक बहुचर्चित नाटक है कथा एक कंस की। उसका एक बहुत ही चर्चित कहें, उसका एक संवाद है कि ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अगर हम आपकी नाटक यात्रा की बात करें, आपके साहित्य सृजन की बात करें, कैसे आपका नाटकों से जुड़ाव, लगाव शुरू हुआ? मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, ये उसकी मेमोरी है, नाटक पर फिल्म देख रहा था, अंधेरा था, वहाँ कोई रो रहा था और हम सब लोग देख रहे थे। तो मेरे मन में भाव था कि जब मैं रोता हूँ तो कोई नहीं आता, ये रो रहा है, सब देख रहे हैं। तो कहने की प्रदर्शन प्रियता जीन्स में नहीं होगी ना, तभी तो इस प्रकार का विचार आया कि मैं रोऊँ और लोग देखें। और तो फिर आगे चल कर के फिर नाटक कैसे शुरू होगा, अपने आप ही शुरू हो गया। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, नाटक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत कम होते थे और ख़ास तौर से लड़कियां उसमें रोल नहीं करती थी। तो हमारे नाटक में करना चाहता था, मेरे मन में इच्छा थी। तो मेरे उस दिनों एक हमारे साथ एक व्यक्ति से मित्रता हुई जो LLB कर रहा था, और पता लगा कि वो बॉम्बे गए थे फिल्म में, केदार शर्मा के असिस्टेंट थे, शायद सफल नहीं हुए, इसलिए वापस आकर के लॉ कर रहे थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था वो असफल है। हम उस समय नहीं समझते थे कि वो असफल है, हम समझते थे वो बम्बई से लौटे हैं, फिल्मों से लौटे हैं। तो हमारी निगाह में उस उम्र में उनका खत बहुत बड़ा हो गया था। और उन्होंने कहा हम नाटक करेंगे, हम लोगों ने कहा नाटक करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नाटक में लड़कियां रोल करेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, उस ज़माने में लड़कियां रोल नहीं करती थी। क्योंकि मुझे याद है कि संस्कृत पंडित जी ने एक नाटक करे थे संस्कृत का, और उसमें लड़कियों का रोल था। तो पंडित जी ने ये करा था कि जो गोरे लड़के थे उनको लड़की बना दिया, और जो काले लड़के थे उनको लड़का बना दिया। तो उन्हें ये नहीं देखा कि गोरे लड़के का कद कितना है। तो नतीजा हुआ जब नाटक हो रहा था तो लंबी लंबी लड़कियाँ और छोटे छोटे लड़के नजर उसमें दिखलाई पड़े। तो उस समय नाटक का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने नाटक किया तो हमने जो पहला नाटक किया उसका नाम था ताजमहल के आंसू, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ था। उसे मैं मुख्य भूमिका कर रहा था। तो रिहर्सल के दौरान में जो हमारे प्रोफेसर बहुत ही स्वीट आदमी थे, उनका नाम था प्रोफेसर कोचक,
वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हेड भी होते थे। उन्होंने हम 2-3 जो सीनियर लोग थे इस नाटक में, उनको बुलाया और कहा एक बात सोचो भाई, हम लोग लड़कियों के साथ रोल कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, मगर क्या ये ठीक है? क्या रुई और आग को पास पास रखना चाहिए? तो हम सब लोग हंस दिए और फिर हम लोगों ने नाटक करा। नाटक बहुत सफल हुए। फिर उसके बाद हम लोगों का सिलसिला शुरू हो गया। हम लोगों ने मिलकर के इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाया, उसमें नाटक किए। फिर उसके बाद फिर नाटक का सिलसिला शुरू हो गया। ताजमहल के आंसू में आपने अभिनय किया और खूब चला भी, उसका खूब नहीं, मेंशन बहुत खूब क्या चला जी। एक शो वो भी खूब चला था, लेकिन भीड़ बहुत हो गई। भीड़ जी। क्योंकि उसमें जो लड़की काम कर रही थी उसका नाम था रज़िया काज़मी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और बोल्ड थी। तो हम लोगों ने 2-3 लड़कियों से पूछा कि तुम रोल कर लो भाई नाटक का, तो बहुतों ने मना कर दिया था। वो यूनिवर्सिटी यूनियन की सेक्रेटरी हो गई थी, तो हम समझते थे वो बोल्ड है। तो हमने उससे कहा कि भाई तुम जो हो नाटक कर लो, जहाँ नारा का। उसने मना कर दिया। तो एक नेमीचंद्र जैन होते थे, बड़े हिंदी के अच्छे साहित्यकार हैं। वो उनके उस ज़माने में इलाहाबाद में किताबों की दुकान होती थी। किताबों का नाम था आधुनिक पुस्तक भंडार। उनकी पत्नी रेखा जी थी। उन्होंने बच्चों के बहुत नाटक किए बाद में, और वो थोड़ा फोक डांस वगैरह भी करती थी। तो हम रेखा जी के पास गए। हम लोगों ने रेखा जी से कहा, रेखा जी हम लोगों ने अपनी हीरोइन तो चुन ली है, मगर आप उसको बनाइए, किसी तरह से करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं चलती हूँ। तो उस ज़माने में वो रिक्शे में बैठी और रिक्शे से गई, और हम लोग साइकिल चलाते थे साथ में, पीछे पीछे साइकिल से गए और रज़िया काज़मी के घर गए। कहा भाई तुम नाटक में रोल कर लो। तो रेखा जी ने सिफारिश करी। रेखा जी ने कहा कि सिन्हा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम रोल कर लो ना। तो वो तैयार हो गई। उसने कहा आपने हमको फांस लिया। तो इस तरह से हमारे नाटक की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे नाटक करने लग गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला नाटक तो छोटा सा नाटक था लक्ष्मी नारायण लाल का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं नाटक लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने एक फुल लेंथ नाटक लिखा सांची बना, उसको हमने स्टेज किया। और फिर वो संगीत नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली ने एक नाटक समारोह किया था 1959 में, अखिल भारतीय नाट्य समारोह, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से नाट्य दल भाग लेने आए थे। उसमें हमारा नाटक आया और हमने उसमें दिल्ली में नाटक किया। आईएफएक्स थिएटर उस ज़माने में बहुत एक्टिव होता था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स थिएटर। तो हमने ऑटोग्राफ दिए। तो आप सोचिए 24 साल की उम्र में ऑटोग्राफ दिए तो सीना कहाँ पहुँच गया। अनुभव आपके बहुत प्रेरणा वाले भी होते हैं और अच्छा काम करने का मन करता है। भूख, अगर मैं नाटक की बात करूं, उसके मंचन से जुड़े कई दिलचस्प नहीं, किस्से भी। वो नाटक तो हमने ताजमहल के आंसू से पहले किया था। मैं यूनिवर्सिटी यूनियन का मेंबर बन गया था। तो उनका कोई फंक्शन था, तो हमने कहा नाटक करेंगे। नाटक मैंने लिखा और उस नाटक का नाम था भूख। उसमें ये था कि हमारी एक गरीब, उसकी बीवी राधा उसका नाम था, वो मर रही है और मैं जो हूँ उसका पति या जो भी है मजबूर है, तो कुछ डायलॉग मारता है। तो हमें अंतर से करंट से आती, वो समझता है कि मैं क्या करूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और अंतर से कोई आवाज़ आती नहीं ये मत करो, ऐसा ठीक नहीं है, कुछ इस तरह की आवाज़ें थी। इंटरेक्शन होता है अंतःकरण से, तो अंतःकरण की आवाज़ भीतर से कोई बोलता था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपना डायलॉग बोला और अंदर पीछे से आवाज़ ही नहीं आई अंतःकरण की। तो मैंने फिर डायलॉग बोला, फिर भी आवाज़ नहीं आई। तीसरी बार बोला, फिर आवाज़ नहीं आई। चौथी बार बोला, जनता समझ गई कि फेल हो गया मामला, और उन्होंने हूट 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 करना शुरू कर दिया। बोर बोर बोर, कोई बिगड़ी लाता था वो भी बजाने लग गया, और बड़ी तरह से। और मैं भी गुस्से में कि पीछे वाला डायलॉग क्यों नहीं बताया। मैंने कहा पर्दा बंद करो, और मैं मारने के लिए अंदर भागा, वो भाग गया। नाटक फ्लॉप हो गया। ये जो एक आपने एक जुड़ाव बताया कि सीधा
दर्शक के साथ एक सीधा जुड़ाव है, लेकिन उस जुड़ाव में अगर आप असफल हो रहे हैं तो वो जो रिएक्शन है वो भी सीधा आप तक तुरंत ही पहुंच रहा है। सिनेमा नहीं है जिसमें बाद में प्रतिक्रिया मिले, तो उस प्रतिक्रिया को, उस त्वरित प्रतिक्रिया को लेना जो एकदम आपके सामने घटित हो रहा है, आपको रिएक्शन दिख रहा है, क्या इसकी भी एक मानसिक कोई प्रशिक्षण होता होगा? इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता होगा? तैयार नहीं करना होता है, मेरे ख्याल से कुछ लोग बने होते इस किस्म के, भाई नाटक तो करना ही है, तो नाटक करना है, फेल भी हो जाएंगे तब भी नाटक करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, शायद उन लोगों में से मैं था कि नाटक तो करना ही है, तो फेल भी हो जाएंगे तब भी करेंगे। और ना केवल आपने नाटक लिखे, आपने अभिनय भी किया, रंगमंच की एक एक बारीकी को आपने करीब से देखा, महसूस किया है दशकों तक। क्या परिवर्तन, आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या वो जुड़ाव थोड़ा सा हल्का हुआ है नाटक लिखने में, रचने में, या उनको प्रदर्शित करने में, या उस विधा से अभी भी उस पाठक का जुड़ाव, उस दर्शक का जुड़ाव उतना ही गहरा है? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। किन्हीं एक का आप जवाब दे दीजिए कि अगर मैं रिश्ते की बात करूं एक अभिनेता के तौर पर ही, आप कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं शुरू से शुरू की बात करता हूँ। हमारे हिंदी भाषी प्रदेश में रंगमंच की परंपरा नहीं है। देखिए, जब संस्कृत नाटकों की बड़ी बृहद परंपरा थी, विशाख दत्त, भास, कालिदास और तमाम सारे 10वीं 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो इस्लामिक एथॉस में म्यूज़िक, डांस, थिएटर सब बना है, तो म्यूज़िक, डांस, थिएटर बना हो गया। एक सन्नाटा छा गया म्यूज़िक, डांस, थिएटर के क्षेत्र में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था इसे परमिट नहीं करती थी। लेकिन फिर भी संगीत बच रहा, फिर भी नृत्य बच रहा। कैसे बचा? संगीत इसलिए बचा कि उस ज़माने में नगर से दूर वन प्रांतर में जो छोटे छोटे मंदिर होते थे, उसमें मंगल आरतियाँ जो गाई जाती थी वो शास्त्रीय संगीत में गाई जाती थी। तो इस तरह से उस जगह पर शास्त्रीय संगीत बच रहा। नृत्य कैसे बच रहा? क्योंकि इस्लाम में तो नृत्य मना करता है, लेकिन जो नवाब थे, बादशाह थे, वो सब नृत्य देखना पसंद करते थे, तो उनके मनोरंजन के लिए नृत्य जो होता कोठों पर चला गया। जैसे कथक का बाद में रिवाइवल हुआ, कथक का, सभी का, तो कोठों पर नृत्य बच रहा, मंदिरों में, सुदूर जंगल के मंदिरों में नृत्य बच रहा, लेकिन नाटक नहीं बच सका। नाटक का एक सन्नाटा था 12वीं 13वीं शताब्दी से बराबर। लेकिन फिर नाटक का कैसे हुआ, कैसे हमारे प्रदेश में आए? ऐसा था कि ये कंपनी का राज था। कंपनी के गोरे सिपाही यहाँ पर थे, गोरे सिपाहियों की छावनियाँ वहाँ करती थी। उनके इंटरटेनमेंट के लिए लंदन से शेक्सपियर की कंपनियाँ आया करती थी, जो छावनी में शेक्सपियर के नाटक किया करती थी। और वहाँ पर नाटक जो होते थे उनको कुछ पारसी ठेकेदारों ने देखा। पारसी ठेकेदार मतलब जो कि छावनियों में गल्ला इत्यादि की सप्लाई करते थे, उन ठेकेदारों ने शेक्सपियर के नाटक देखे। तो उसकी नकल में उन्होंने फिर एक थिएटर इस्टेब्लिश करा अराउंड 1850, 1850 के पास, उसे जिसे पारसी थिएटर कहते हैं। तो पारसी थिएटर मतलब जन जीवन से नहीं जुड़ा हुआ था, उसमें चमक दमक थी, कुछ शेक्सपियर के नाटकों की नकल होती थी। आगाश कश्मीरी उसके बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे, तो उन्होंने ज़्यादातर शेक्सपियर के नाटकों का उल्था करके अपनी भाषा में प्रस्तुत किया था। तो चमक दमक, तलवारबाजी, ये सब पारसी थिएटर में थी, मगर वो हमारे हिंदी भाषी समाज से नहीं जुड़ा हुए थे नाटक, तो पारसी थिएटर थे। अच्छा, पारसी थिएटर की नकल में 1850 में 1902 के आसपास पारसी थिएटर की नकल में हमारे यहाँ कुछ सांगीतिक नाटकों की परंपरा थी, जैसे भगत एक परंपरा थी, तो उस सब की नकल में गाते, भजन गाते इत्यादि गाते थे। तो उस परंपरा में गायन की परंपरा और चमक दमक की परंपरा जोड़ करके एक नौटंकी नाम की एक कृति प्रस्तुत की गई। बाद में जो विधा के रूप में भी नौटंकी कहने लगे, जिससे गायन प्रमुख होता था। तो नौटंकी भी 1902 के आसपास आई। मगर इस पूरे दौरान में नाटक के क्षेत्र में सन्नाटा था, कोई सन्नाटा। मगर उनकी नकल में जयशंकर प्रसाद जी ने नाटकों की रचना करी।
उसी शैली उसी स्टाइल में, जैसे कि, मगर वो रंगमंच से नहीं जुड़े थे। देखो तो दुनियादारी के बीच कैसी प्यारी बातें करता है, वो शख्स महकता है ज़िंदगी की खुशबू से जो शख्स किताबें पढ़ता है। कोई व्यक्ति जब किताबें पढ़ता है तो वो केवल शब्दों को नहीं पढ़ता, बल्कि उसके माध्यम से ज़िंदगी को, किरदारों को, चरित्रों को भी पढ़ने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से वो एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। और आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसे ही किरदार का महत्व बताती एक किताब आपके सामने आ रही है, जो आपको आज़ादी के दौर का एहसास भी कराएगी। उस किताब का नाम है अजय क्रांतिकारी राजगुरु। क्यों ये किताब विशेष है, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। आज हम बात करेंगे प्रख्यात क्रांतिकारी राजगुरु के जीवन पर लिखी गई पुस्तक, जो प्रकाशन विभाग और सस्ता साहित्य मंडल के संयुक्त तत्वावधान में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के लेखक हैं क्रांतिकारी परिवार से जुड़े अनिल वर्मा। अनिल वर्मा ने ये देखा कि राजगुरु के जीवन पर अन्य क्रांतिकारियों की अपेक्षा कम लिखा गया है। उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए गहन शोध कार्य किया, देश भर में घूमे और दस्तावेज़ों में से छानकर जो सामग्री उन्हें मिली, उसके आधार पर उन्होंने अजय क्रांतिकारी राजगुरु शीर्षक से यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि शिवराम हरि राजगुरु उनका पूरा नाम था, जो कम लोग ही जानते हैं। 24 अगस्त 1908 को जन्मे, खेड़ गांव में, महाराष्ट्र के खेड़ गांव में जन्मे और 23 साल का जीवन इन्हें मिला। 23वें वर्ष इन्हें फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इनके भीतर मंत्र कैसे उपजा, ये एक अद्भुत कहानी है। तीसरी कक्षा में थे जब इनके गांव में आए देशभक्त बाल गंगाधर तिलक। उनका भाषण सुनकर इनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे देशभक्ति के लिए खुद को समर्पित करने की योजना ही बनाने लगे। घर पर बड़े भाई के ताने सुनते हुए 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये तय किया कि ये घर छोड़ देंगे। घर से भागे और फिर काशी आकर के सांस ली। काशी के संस्कृत विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की और एक सामान्य जीवन जीते हुए संघर्ष को स्वर दिया। इन्होंने माधुकरी के द्वारा अपना जीवन यापन किया, मजदूरी की, कई नौकरियां की और सावर गांवकर जैसे मित्र से मिलना इनके लिए वरदान साबित हुआ। गहन मैत्री के बाद ये मल्ल विद्या में रुचि लेने लगे। कुश्ती लड़ते और बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देते। आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद से मिले तो उन्होंने देश के लिए इन्हें बड़ी शिक्षा दी। वह उनसे बहुत प्रभावित हुए और बाद में तो इनके कामों के लिए उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद से बाकायदा शाबाशी भी मिली। बनारस से इन्हें दोबारा अमरावती जाना पड़ा और वहाँ यह हनुमान प्रसारक मंडल के सदस्य बने, जो देशभक्ति की अलख जगाने के लिए देश भर में नौजवानों के बीच काम करता था। बाद में फिर इन्हें बनारस लौटना पड़ा और क्रांतिकारी दल में शामिल होकर के नाम मिला एम का अर्थ है मराठी। ये बनारस में एक ड्रिल मास्टर के तौर पर एक स्कूल में काम करते थे और वहीं से क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। बाद में इन्हें क्रांतिकारी शिव वर्मा ने कानपुर आमंत्रित किया और कानपुर से इन्हें एक विशेष मिशन के लिए दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में इन्हें हसन निज़ामी की हत्या का काम सौंपा गया, लेकिन गलती से हसन निज़ामी की जगह इन्होंने उनके ससुर का वध कर दिया। सैंडर्स वध में भी इनका नाम शामिल है और षड्यंत्र पर जब मुकदमा चला तो वो कैसे चला, कैसी कार्यवाही रही और कैसे अंग्रेज़ सरकार ने न्यायप्रियता का नाटक करते हुए क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई, यह सब इस पुस्तक में बड़े प्रामाणिक तौर पर लिखा और दिखाया गया है। सुखदेव ने अपने क्रांतिकारी जीवन में कई बार नाटकीय कार्य भी किए।
एक बार तो उन्हें सुखदेव और दुर्गा देवी के नौकर के साथ बनकर यात्रा करनी पड़ी। इन्होंने तृतीय श्रेणी में यात्रा की, जबकि सुखदेव और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी दूसरी कक्षा में यात्रा कर रहे थे। हुसैनीवाला में हम सब जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की समाधि आज देशभक्तों के लिए एक स्मारक स्थल में तब्दील हो चुकी है। राजगुरु नगर में भी राजगुरु की प्रतिमा और उनका एक संग्रहालय बनाया गया है। ये कहानी दरअसल पूना से शुरू होती है, जहां राजगुरु की पहली बार गिरफ्तारी हुई और उन्हें लाहौर ले जाया गया। रास्ते में ही राजगुरु को ये पता लगा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने आमरण अनशन किया हुआ है। लिहाजा जेल यात्रा के दौरान ही राजगुरु ने भी अपना भोजन त्याग दिया। बहुत मनाने पर भी इन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। अदालत में मुकदमे के दौरान वकीलों को गुमराह करने के लिए इन्होंने कई बार मराठी में बातचीत की, जिसका अनुवाद करने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। किंतु इनका अंत जबरन दूध पिलाने से नली के फेफड़े में प्रवेश कर जाने के कारण बीमारी से हुआ, और बाद में जब ये कमज़ोर होते चले गए तब हम सब जानते हैं कि इन्हें फांसी दे दी गई, भगत सिंह और राजगुरु के साथ। सरकार के न्यायप्रिय होने का ढोंग राजगुरु की जीवन कथा खूब खोलती है। यह देखना ज़रूरी है कि आज के पाठक राजगुरु के जीवन से अजेय क्रांतिकारी राजगुरु जैसी किताब पढ़कर क्या सबक लेते हैं। मुझको देना तुम एक मंच और कंठ को ऊंचा स्वर देना, मेरे खाली जीवन को अभिव्यक्ति से तुम भर देना। अगर हर मन को अभिव्यक्ति के लिए मंच मिल जाए तो उससे सुंदर बात क्या हो सकती है। लेकिन कभी कभी ये मंच हमें खुद ही तलाशना पड़ता है, अभिव्यक्ति का रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है, और किताबें इसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकती हैं। तो क्यों ना किताबों की दुनिया के ज़रिए कुछ ऐसी अच्छी किताबों से जुड़ा जाए, पुस्तकालयों से जुड़ा जाए। तो आज आपको लिए चलते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। यहाँ पर बात करेंगे कुलपति महेश वर्मा और यहाँ के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह और उप पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर नीतिका शर्मा से। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। पिछले कुछ सालों में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसोर्स सेंटर उभर के आया है। हम मानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वो एक शिक्षा और संस्कृति का एक अनूठा संगम होता है, और हमने देखा है कि लाइब्रेरी जो है वो विद्यार्थी हों, स्कॉलर्स हों, शोधकर्ता हों, उनकी जो बौद्धिक ज्ञान और उनका शैक्षणिक ज्ञान, उसकी जो नींव है उसको ये बहुत ही अहम रोल निभाता है। देखिए, लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ जिसका द्वार जो है, जैसे आप एंटर करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए द्वार खुलता है, चाहे वो इनोवेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, या आपको एक अलग सोच हो, संस्कृति की सोच हो, ज्ञान की सोच हो। सो इसके लिए पूरे जो दरवाजे हैं, पूरे जो रोड मैप है, वो लाइब्रेरी के द्वार से ही शुरू होते हैं। इस साहित्य की प्रोग्राम के माध्यम से मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, और एक ट्रेडिशनल साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ जो आजकल आधुनिक शिक्षा है, डिजिटल माध्यम है, और शिक्षा के बहुत सारे जो मोड्स हैं वो बदल गए हैं, उसको जो है उसकी धरोहर को जो हमने कायम रखा हुआ है, इसमें इसका बहुत अहम रोल है। और देखिए, एक अनूठा संगम है जो ट्रेडिशनल
लिटरेरी नॉलेज है और साथ ही साथ जो आधुनिक कंटेम्प्रेरी शिक्षा है, वो पुस्तकालय जो है वो एक अनूठा संगम है और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अहम रोल निभाया है। द्वारका कैंपस लाइब्रेरी में, जिसको हम यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे बेसिकली 4 से 5 सेक्शंस में हम काम करते हैं। अगर हम सर्कुलेशन सेक्शन की बात करें तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर्कुलेशन उनका मेन सेंटर है, या हम कह सकते हैं कि हर्ट जो है वो हमारा सर्कुलेशन काउंटर जो होता है। यहाँ पे हम ट्रूडोन सॉफ्टवेयर, जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें काम करते हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को इशू करते हैं, रिटर्न करते हैं और उनके लाइब्रेरी कार्ड्स भी उनको विद इन एन आवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का सेक्शन है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लैब के नाम से भी जानते हैं, वो रिसर्च को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारी एक सीमा है, एक बाउंड्री है जो लाइब्रेरीज की, कि आपको लाइब्रेरी में आके ही रिसर्च करनी है, उस बाउंडेशन को दूर करता है। माइलॉफ्ट की हेल्प से हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और माइलॉफ्ट में उनका एक लॉगिन एंड आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो एक्सेस करेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को, जिसमें कि हमारे ई बुक्स आ जाती हैं, हमारे ई जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस, ये सारे जो है हम उनको माइलॉफ्ट के हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो मेन सेक्शन हमारा एक्विजिशन सेक्शन है, जिसमें किताबों को हम एक्वायर करते हैं, और एक्वायर करने का जो तरीका है वो है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करते हैं, और अगर हम बात करें रेफरेंस रीडिंग एरियाज़ की, तो रीडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को लगभग हम लोगों का 510 सीट्स हम जो है अपने फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंस सेक्शन में भी हमारे पास रीडिंग एरिया है, जिसमें लगभग 60 से 70 सीट्स हम स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारी बेसिकली जो प्लस पॉइंट है हमारी UIRC का, वो ये है कि वो 9 to 9 हम लोगों ने ओपन की है। जितने भी हॉस्टलर्स हैं वो 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या जितना वो चाहें पढ़ाई करना, हम लोगों ने एक सेपरेट रीडिंग सेक्शंस जो है उनको प्रोवाइड किया है। कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कलेक्शन हमारा नियरली 1 लाख प्लस है, जिसमें, और ये सिर्फ प्रिंट रिसोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास एक लॉ लाइब्रेरी भी है, जो लॉ डिपार्टमेंट को के जो जितने भी फैकल्टीज़ और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसको हम यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर के भी नाम से जानते हैं, यह लाइब्रेरी बिल्डिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च को सपोर्ट करना। इस लाइब्रेरी के 2 कैंपसेस हैं, द्वारका कैंपस एंड ईस्ट दिल्ली कैंपस, जिसके प्रिंट कलेक्शन को वेब ओपैक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की बात करें, हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो जो ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हैं और सब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज। दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को हम माइलॉफ्ट एप्लीकेशन के थ्रू, माई लाइब्रेरी ऑन फिंगर टिप्स मोबाइल के थ्रू और हमारे लैपटॉप या PC के थ्रू भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग्स एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस एंड इसके अलावा बुक एग्जीबिशन जैसी एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। गाओ गाओ गीत नवेले, मौन धरा का दुख हर लो, आखर के मोती बिखरे हैं, शब्दों से झोली भर लो। साहित्य की ज़मीन पर आज शब्दों के जो मोती बिखरे, उम्मीद है उससे आपकी मन की झोली पूरी नहीं तो थोड़ी तो ज़रूर भरी होगी। साहित्य की दुनिया का यही असीम अनंत आनंद लेकर हम आप तक आते रहेंगे। किताबों से, साहित्यकारों से, सुंदर शब्दों से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।